अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर अबीरा अली और मैं गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। आज हमने बात करनी है कि एज़ोस्पर्मिया का मेडिसिन के ज़रिए इलाज मुमकिन है या नहीं। हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको अपनी रिपोर्ट का पता होता है कि उनकी रिपोर्ट पर स्पर्म काउंट नील है और एज़ोस्पर्मिया का मसला है, और वो स्टिल हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बताएं कि क्या हमारा मेडिसिन के ज़रिए इलाज मुमकिन है या नहीं। बहुत से लोगों को स्ट्रेट अवे IVF या ICSI या डोनर स्पर्म्स का तरीका इलाज बताया जाता है, लेकिन सोशल इश्यूज़ की वजह से या कॉस्ट इश्यूज़ की वजह से वो अफोर्ड नहीं कर सकते IVF को या ICSI को, और वो जानना चाहते हैं कि क्या हमारा जो ट्रीटमेंट है वो किसी दवाई से, मेडिसिन से हो सकता है और हमारे स्पर्म्स बन सकते हैं या नहीं। तो ऐसे लोगों को हम क्या गाइड करते हैं, उनको हम क्या काउंसलिंग करते हैं, ये हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, एज़ोस्पर्मिया जो होता है ना, वो 1% पॉपुलेशन में होता है। 1% जो मेल पॉपुलेशन है उसमें होता है। ये इतना भी अनकॉमन नहीं है जितना हमें लगता है, क्योंकि हर कोई छुपाता है, इसको हाइड करते हैं। अक्सर अपनी फीमेल पार्टनर से भी इस बात को हाइड करते हैं मेल, और वो नहीं बताते, डिस्कस नहीं करते, जिसकी वजह से ये मास्क रहता है और इसका पता नहीं चलता। तो एज़ोस्पर्मिया को समझना इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइप को समझना इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एज़ोस्पर्मिया की 3 टाइप्स होती हैं, प्री टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर एंड पोस्ट टेस्टिकुलर। अब प्री टेस्टिकुलर वो होती है कि टेस्टिस से पहले जो ब्रेन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो टेस्टिस को स्टिमुलेट करते हैं, तो टेस्टिस फिर स्पर्म्स बनाती हैं। तो ब्रेन से निकलने वाले हार्मोन्स यानी कि FSH और LH वर्क नहीं कर रहे होते, वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन रहे होते, जिसकी वजह से टेस्टिस फिर स्पर्म्स नहीं बनाती। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। नंबर 2 पर आ जाता है टेस्टिकुलर की। टेस्टिस के अपने अंदर कोई फॉल्ट है, जेनेटिक फॉल्ट है, या फिर उनको कोई ट्रॉमा ऐसा लगा, या फिर कोई रेडिएशंस का या कार्सिनोजेनिक एजेंट का एक्सपोजर हो गया, जिसकी वजह से टेस्टिस ने फिर स्पर्म्स बनाने बंद कर दिए। और नंबर 3 पर है पोस्ट टेस्टिकुलर के दिमाग ने तो ठीक काम किया, उसने हार्मोन्स बनाए, टेस्टिस ने भी ठीक काम किया, स्पर्म्स बनाए, लेकिन अब जो आउटफ्लो ट्रैक्ट है उसके अंदर कहीं रुकावट है, जिसकी वजह से स्पर्म्स रिलीज नहीं हो पा रहे, और इसकी वजह से सीमन की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर स्पर्म काउंट नील आ रहा है। तो ये थी वजूहात। अब इसका पता कैसे चलाया जाता है कि आपके अंदर किस टाइप का एज़ोस्पर्मिया मौजूद है। इसके लिए हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, हिस्ट्री देते हैं, उसका डिटेल एग्जामिनेशन किया जाता है, उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, और उसके हार्मोन्स के टेस्ट करवाए जाते हैं, उसका सीमन एनालिसिस कराया जाता है, और इन सारी रिपोर्ट्स के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि इसमें एज़ोस्पर्मिया की कौन सी टाइप मौजूद है। अब आपका जो ट्रीटमेंट है एज़ोस्पर्मिया का, वो कौन सी मतलब मेडिसिन से किया जा सकता है। सिर्फ एक ऐसी टाइप है जिसका ट्रीटमेंट मेडिसिन के ज़रिए पॉसिबल है, और वो है जो प्री टेस्टिकुलर कॉज है। और प्री टेस्टिकुलर कॉज में भी हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म, यानी कि जिसमें FSH और LH का लेवल कम होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसको पेशेंट को हम हार्मोन्स देते हैं, FSH और LH बाहर से देते हैं। तो जब वो हम बाहर से देते हैं तो FSH LH पैदा हो जाता है बॉडी के अंदर, और फिर वो टेस्टिस पर काम करने लगता है। पहले हम LH देते हैं। LH जो होता है वो टेस्टिस के जो लीडिंग सेल्स होते हैं उन पर ये एक्ट करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने लगता है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पर काम करता है तो FSH हार्मोन की मौजूदगी में ये फिर स्पर्म्स बनाने लगता है। तो फिर बेसिकली आपकी जो रिपोर्ट है, जब हम सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट कराते हैं तो उस पर ग्रेजुअली स्पर्म्स बनने लगते हैं। नो डाउट बहुत ज़्यादा स्पर्म्स नहीं बनते, इस पर स्पर्म काउंट फिर भी कम ही रहता है, लेकिन एज़ोस्पर्मिया से बेहतर हालात हो जाते हैं। अब लोग पूछते हैं इसका आपने ट्रीटमेंट कब तक देना है, तो एक स्पर्म को बनने में 90 डेज का टाइम लगता है। तो ये ट्रीटमेंट कम से कम 3 to 4 months का होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों में 1 साल तक भी ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना पड़ता है, तो इसके रिजल्ट्स आते हैं।
और जैसे ही हमें स्पर्म्स नज़र आने लगते हैं सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट के ऊपर, चाहे वो 2 मिलियन है 3 मिलियन है, हमारे लिए पॉसिबिलिटी बन जाती है कि हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जिन लोगों में ज़्यादा स्पर्म बन जाते हैं उनके लिए हम IUI का तरीकाकार भी ऑफ़र कर सकते हैं, और जिनमें स्पर्म काउंट कम होता है, 5 मिलियन से कम होता है, तो फिर हम IVF या ICSI का तरीकाकार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से जो 70 to 80% पेशेंट ऐसे जो हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म के पेशेंट्स हैं, उनको हम उनका एज़ोस्पर्मिया हम ट्रीट कर सकते हैं और उनको उनके ही स्पर्म से हम प्रेगनेंसी करवा सकते हैं। तो ये था एज़ोस्पर्मिया का मेडिसिन के ज़रिए इलाज। इसके अलावा जो टेस्टिकुलर और पोस्ट टेस्टिकुलर कॉज हैं उनमें मेडिसिन का रोल बहुत ही कम है और उसके रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।